नमस्कार, दूरदर्शन ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हम जीवन भर मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं कि ढेर सारा पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा तो हम खुद का घर लेंगे, गाड़ी लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि बीच में अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि आपका इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा उस बीमारी में चला जाए, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी और पूरे परिवार पर क्या बीतेगी। आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है कि पूरा पैसा हमारा उसमें जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कैंसर नामक बीमारी की, जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हर कोई घबरा जाता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों। लेकिन कैंसर हो ही ना, या अगर हो गया तो हम उस स्थिति में क्या गलती ना करें, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एसआरजे सीबीसीसी कैंसर अस्पताल से डॉक्टर नितिन तोमर, जो कि इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज ग्वालियर आए हुए हैं और ग्वालियर स्टूडियो में हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कैंसर को लेकर के। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नितिन तोमर, जो कि सीनियर हेड नेक एंड कैंसर सर्जन है। डॉक्टर नितिन तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन। थैंक यू, नमस्कार। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कैंसर को लेकर के, तो दर्शकों को आप सबसे पहले तो यही बताएं कि कैंसर जो बीमारी है वो असल में है क्या, सरल भाषा में। नमस्कार गिरिराज जी, जैसा आपने सवाल किया, कैंसर बेसिकली किसी को भी किसी भी मनुष्य को, किसी भी आदमी को, फीमेल को होने की संभावना रहती है। लेकिन उसमें अपने शरीर में अगर कोई ऐसी जो सेल्स हैं जो अपने आप उनके आकार बढ़ने लग जाए, उनकी संख्या बढ़ने लग जाए, तो जो वहाँ पर गठान बनती है, गठान और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फूट जाती है। तो जो छाला बनता है, ऐसे छाले को, जो सिंपल छाला नहीं है, सामान्य छाला नहीं है, सामान्य गठान नहीं है, उसको अपन कैंसर बोलते हैं। इस कैंसर में एक खास बात ये रहती है बाकी गठानों से या बाकी छालों से कि ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। इसलिए ये खतरनाक किस्म की बीमारी बोलते हैं इसको, क्योंकि मालूम पड़ा ये पैर में कैंसर की गठान, कैंसर की छाला हुआ और ये ब्लड के सहारे, ब्लड के रास्ते ये मालूम पड़ा कि फेफड़ों में आ जाए या हड्डियों में आ जाए या आंतों में आ जाए, तो ये वहां पर भी उसी तरह की गठान, उस तरह की छाला उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस कैंसर को बहुत खतरनाक और गंभीर बीमारी मानते हैं। जैसा कि आपने कैंसर के बारे में बताया, डॉक्टर नितिन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसे कुछ लक्षण या बॉडी में ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं या ऐसे संकेत पहचानने में आते हैं कि शुरुआती अवस्था में ऐसे पहचाना जा सके, एक आम व्यक्ति ये सोच सके कि हाँ, मुझे चिकित्सक के पास जाना चाहिए वरना ये बीमारी खतरनाक हो सकती है, कैंसर का रूप हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है गिरिराज जी। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं मुंह और गले के कैंसर को देखता हूँ, उनका इलाज करता हूँ, उनका ऑपरेशन करता हूँ। तो मुंह और गले से संबंधित कैंसर की अपन बात करें तो शरीर में, मुंह में अगर कोई छाला हो जाए, जो सामान्य छाला 4, 6, 7 दिन में ठीक हो जाता है, बट यदि कोई ऐसा छाला है जो 8-10 दिन के बाद भी, सामान्य इलाज लेने के बाद भी, किसी अपने जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो अपन को बहुत गंभीर तरीके से उसको देखना चाहिए कि ये कुछ दूसरी तरह का छाला या कैंसर का छाला तो नहीं है। तो छाला जो सामान्य में हफ्ता 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, बना हुआ है इलाज के बावजूद, तो ये अपन को एक संकेत है कहीं कोई गंभीर समस्या हमारे साथ तो नहीं हो रही है। अगर गर्दन में, गले में कहीं गठान अगर आ जाए जो सामान्य इलाज देने के बाद ठीक नहीं हो रही है, बीमारी का एंटीबायोटिक का इलाज देने के बाद भी अगर बैठ नहीं रही है, तो अपन सोच सकते हैं कहीं कुछ गंभीर तरह की बीमारी या गठान तो नहीं हो गई है। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो खाना खाने में, गुटकने में, निगलने में तकलीफ हो किसी मरीज को, तो ये एक सिम्टम्स है कि अगर निगलने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो अपने खाने की नली का या मुंह में, जीभ में कहीं कुछ छाला या गठान तो नहीं होगी जिसकी वजह से इसको दिक्कतें आ रही हों। आवाज में, बोलने में परिवर्तन अगर आ गया हो, जो मरीज बोलने का, उसकी आवाज बैठ गई हो, भारी हो गई हो, तो चेंज इन वॉइस एक सिम्टम है बेसिकली। अगर दांतों में, जबड़े की हड्डी में अगर किस तरह कुछ छाला हो जाता है तो जो दांत रहते हैं वो लूज हो जाए, है ना, और लूज हो जाए, अगर वो डेंचर लगाता है तो डेंचर उसका लूज हो जाए, डेंचर निकल रहा है बार बार, इसका मतलब है कुछ छाला या गठान आ गई जिसकी वजह से वो उसका आकार बदल गया और वो बीमारी का सिम्टम्स हो सकता है। तो इस तरह से 5-7 सिम्टम्स कॉमनली हैं कि छाला हो जो सामान्य तरह ठीक नहीं हो रहा, गठान हो, खाना खाने में, गुटकने में दिक्कत हो, आवाज में परिवर्तन हो, ये सामान्य 7-8 सिम्टम्स हैं जो कैंसर के, मुंह और गले के कैंसर के मरीजों में मिलते हैं। जी, अगर हम बात करें केसेस की, आपका इतने वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में, किस तरह के केसेस आपको देखने के मिलते हैं कैंसर के? कैंसर बेसिकली जो हेड एंड नेक कैंसर है, ये सबसे कॉमन कैंसर है अपने शरीर के कैंसर होने वाले कैंसरों में।
आजकल जो मुंह और गले में कैंसर आ रहे हैं कॉमनली बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं इनकी संख्या, क्योंकि जो आजकल गुटखा और तंबाकू का जो प्रचलन बढ़ गया है, तो जो यंग जनरेशन है वो भी बहुत बहुतायत से यूज़ कर रहे हैं गुटखा तंबाकू को। तो जो संख्या है इनकी गुटखा तंबाकू से होने वाले कैंसर की, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेसिकली। और जो अपन इसमें सिम्टम्स की बात करें तो जो अपना जो हेड एंड नेक कैंसर में कॉमनली जो जीभ के कैंसर, गाल में होने वाले कैंसर, जबड़े की हड्डी में होने वाले कैंसर, स्वर यंत्र के कैंसर, खाने की नली के होने वाले कैंसर, ये सारे कैंसर इसमें आते हैं। लार ग्रंथि के होने वाले कैंसर, थायराइड के कैंसर। बट इन सब में जो ओरल कैविटी कैंसर है, मतलब जो जबड़े की हड्डी में होने वाले कैंसर, जीभ में होने वाले कैंसर, इनकी संख्या इन सबसे ज्यादा है। और हेड एंड नेक कैंसर ओवरऑल सारे जो कैंसर्स हैं पूरी बॉडी में होने वाले कैंसर, चाहे वो पेट का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का कैंसर हो या बोन में होने वाले कैंसर हो, इन सबसे हेड एंड नेक कैंसर सबसे ज्यादा कॉमनली होता है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, जैसा दर्शकों के साथ आप कोई ऐसा केस अगर शेयर करना चाहें जिसे देख करके आपको बड़ा आश्चर्य हुआ हो कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक स्टोरी के रूप में बताते हैं तो लोगों को बड़ी और आसानी से समझ में आता है। किसी को कम उम्र में आपने कैंसर देखा हो या कम उम्र में किसी को गुटखा खाते हुए देखा हो, क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब मैंने जो सबसे कम उम्र का बच्चा जो ऑपरेट किया हुआ है कैंसर का, मुंह और गले के कैंसर का, वो 17 साल की उम्र का लड़का, जिसको उसके घर वालों ने, लड़के ने खुद ने भी नहीं सोचा था कि उसको, क्योंकि उसने 2-3 साल पहले जैसे जब पूछा गया हिस्ट्री में कि आप गुटखा कब से खा रहे हो, तंबाकू कब से खा रहे हो, तो पता चला कि हार्डली 2-2.5 साल हुए उसने गुटखा खाना शुरू किया चोरी छुपे। स्कूल भी जाता था, वो 17 साल का लड़का था, 11वीं-12वीं में बच्चा पढ़ता था। और बच्चा पढ़ाई के दौरान स्कूल में उसने गुटखा खाना शुरू किया। 1.5-2 साल के सेवन के बाद ही उसको छाला हुआ जो कैंसर का था। अब चूंकि वो स्कूल में पढ़ाई करता था बच्चा, तो उसने घर वालों से भी इग्नोर किया, घर वालों को भी नहीं बताया उसने कि साहब को छाला हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। जब बीमारी बढ़ते बढ़ते गाल से आर पार हो गई, तब समझ में आया घर वालों को भी बीमारी बढ़ रही है ऐसा। तब वो उसको लेकर आए। जब लेकर आए तो पहले वो फिर सामान्य अपने जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स को दिखाता रहा कि साहब ये क्या हो गया बच्चे को। फिर जब उन्होंने रेफर करके स्पेशलाइज सेंटर पे हमारे भेजा, सीबीसीसी कैंसर अस्पताल में, तो वहाँ पे हमने इसको देखा, बायोप्सी करी, इलाज किया। तो ये बहुत ही रेयर केस था हमारे लिए, मतलब 17 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और उसको इस तरह की समस्या पैदा हुई। तो उसका जो जिस समय बच्चे अपने मतलब भविष्य के लिए तैयारी करते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा पढ़ाई करके, उस समय वो अब सर्जरी हुई उसकी, उसको रेडिएशन लगा, उसका कीमो लगा, भविष्य के सारे सपने उसके एक उसमें आ गए कि अब क्या करेगा भविष्य में। बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैंसर को लेकर के, अगर हम मेडिकली बात करें किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता है, उसके बारे में जरा आप बताएं। कैंसर को डायग्नोस करने का एक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है बायोप्सी। बायोप्सी एक तरह का प्रोसीजर होता है। इसमें अपन जो छाला या गठान है उसमें से बहुत छोटा सा पीस काट कर निकाल लेते हैं और उसको अपन माइक्रोस्कोपी में करने के लिए भेजते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में जांच कर पता चलता है कि इसमें कैंसर की सेल्स हैं या नहीं। तो कैंसर की सेल्स अगर उसमें पाई जाती है तो वो कैंसर का छाला या कैंसर पॉजिटिव बोला जाता है। बायोप्सी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे अपन कंफर्म करते हैं कि कैंसर कौन सा है। अब एक बार कंफर्म होने के बाद अपन फिर उसको अपन इन्वेस्टिगेट ये करते हैं कि बीमारी कहाँ कितनी फैली हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कैंसर एक जगह होता है, उसके दूसरी जगह होने की संभावना भी रहती है। तो अगर जीभ में छाला है या गाल में छाला है, वो कहीं फेफड़ों में या लिवर में तो नहीं पहुंच गया, उसके लिए फिर अपन दूसरी जांचें करते हैं कि ये बॉडी में यहीं पर सीमित है, कहीं दूसरे पार्ट में तो नहीं पहुंच गया। तो उसको फिर अपन इमेजिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं, सीटी स्कैन करके, एमआरआई करके अपन कंफर्म करते हैं कहीं और नहीं है। फिर उसको जो भी उचित इलाज है वो अपन करते हैं इस तरह से। बिल्कुल। जैसा कि जब डायग्नोस हो जाता है कि व्यक्ति को कैंसर है, तो ट्रीटमेंट की क्या प्रोसीजर होती है, किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है? हेड एंड नेक कैंसर बेसिकली बायोप्सी में कंफर्म होने के बाद अपन जब ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये सिर्फ जीभ में या गाल में या जबड़े की हड्डी में या हेड एंड नेक रीजन में ही जहां पर छाला वहीं पर सीमित है, कहीं और फैला हुआ नहीं है, तो फिर उसकी जो बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर इसके इलाज अपन करते हैं। अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टाइप का वैरायटी आती है बायोप्सी में, तो इसका इलाज ऑपरेशन रहता है। पेशेंट अगर ऑपरेशन के लायक कंडीशन में रहता है, ऑपरेबल रहता है, तो सबसे अच्छा इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन करके बीमारी वाले हिस्से को, बीमारी जहां जहां फैलती है उस वाले हिस्से को क्लीन कर देते हैं, बीमारी वाला हिस्सा निकाल देते हैं। फिर अपन साथ में ही प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, जिससे कि जो हिस्सा अपन ने काट कर निकाला है उसको प्लास्टिक सर्जरी करके अपन वापस नया पहले जैसा ही बना सकें, जिससे कि मरीज की फंक्शनैलिटी बनी रहे, खाना पीना बोलना वो नॉर्मली कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट हैंडीकैप हो जाए, खाना नहीं खा पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें को अपन ध्यान रखते हैं। मतलब कैंसर के ऑपरेशन के 3 ही गोल हैं। एक तो अपन को बीमारी को पूरी निकाल के बाहर करना, फिर अपन को उसका फंक्शन मेंटेन करना, जो उस पार्ट का जो भी फंक्शन था उसका फंक्शन को मेंटेन करना। उसके बाद
थर्ड पार्ट रहता है जो कम इंपॉर्टेंट रहता है, बट वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार, कि कॉस्मेसिस, कि पेशेंट का कॉस्मेटिकली भी ऐसा ना हो कि उसका चेहरे पे हर जगह काट पीट करके ऐसा कर दिया कि वो हमेशा कोविड की तरह मास्क लगाए घूम रहा है और वो मुंह नहीं खोल पा रहा और बोल नहीं पा रहा, पब्लिकली खाना नहीं खा पा रहा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब लोकल एक्सीजन ऑफ द डिजीज, उसके बाद फंक्शनैलिटी मेंटेन करना, फिर कॉस्मेटिक मेंटेन करना, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आपने ऑपरेशन की बात की, आमतौर पर जब ऑपरेशन का शब्द ही जो है आम आदमी सुनता है तो डरने लगता है। अगर किसी को कैंसर शुरुआती अवस्था में ही डायग्नोस हो जाता है तो क्या दवाइयों के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, या किसी तरीके से इसको ठीक किया जाता है, या इसका जो सही इलाज है वो केवल और केवल ऑपरेशन ही माना जाता है? नहीं, अगर कैंसर शुरुआती स्टेज में आता है, जैसे कैंसर की 4 स्टेज बोली जाती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, तो अगर पेशेंट शुरुआती स्टेज में है, जब अपन ने बायोप्सी करी, बायोप्सी का इमेजिंग करी, इमेजिंग में कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट की साइज और उसके ट्यूमर के उसके हिसाब से स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर कैंसर है, तो कई जगह स्टेज 1, स्टेज 2 में अपन रेडिएशन से भी इलाज कर देते हैं। तो रेडिएशन सिकाई या रेडिएशन इसको अपन बोलते हैं, उससे देने से बीमार कैंसर का छाला वहीं कभी सूख जाता है, तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर बहुत ही शुरुआती स्टेज का छाला है तो, बट अगर बीमारी बड़ी हुई स्टेज में आती है, स्टेज 3, स्टेज 4 में बीमारी गर्दन में, गठानों ग्रुप में फैल चुकी है, तो अपन को कई बार ऑपरेशन करने के बाद सिकाई और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। अकेले सिकाई से या अकेले ऑपरेशन से इलाज नहीं होता, फिर अपन को 2 या 3 मॉडलिटी मिलकर काम करते हैं, तो अपन बड़ी हुई स्टेज का अपन इलाज कर पाते हैं। बट इनिशियल स्टेज में अगर बीमारी है, स्टेज 1 में खासकर, तो अपन सिंगल मॉडलिटी या तो सर्जरी या रेडियोथेरेपी से अपन इलाज कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर मरीज इनिशियल स्टेज में आता है तो इलाज बिना ऑपरेशन के किया जा सकता है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? आप इतने प्रतिदिन मरीज देखते हैं, क्या लोगों को इतनी जागरूकता है कि वो इनिशियल स्टेज में आपके पास आ रहे हैं, या फिर केस बहुत बिगड़ता है तभी जो है लोग आप तक पहुंच पाते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली खासकर अपने हिंदुस्तान के परिवेश में देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में, मतलब अपन वेस्टर्न कंट्रीज की बात ना करें, अपन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पेशेंट है, कुछ तो इग्नोरेंस की वजह से, कुछ सोशल स्टिग्मा की वजह से, अगर ये छाला लग रहा है, मतलब कुछ तो वो दवाइयों से खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खाते रहते हैं मरीज लोग, उसका ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। बट वो ये डरते हैं कि अगर हमने किसी को डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने बोला कि कैंसर डायग्नोज कर दिया कि तो सब मुंह में कैंसर हो गया, छाला कैंसर हो गया, तो वो सोशल स्टिग्मा, घर वाले, पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तीज उम्र में मना करते थे तम्बाकू मत खाओ, तो उसकी वजह से वो छुपाते रहते हैं। दूसरा, जब इस तरह से जो छुपाने की वजह से जो जैसे बताया 4 स्टेज, तो शुरुआती स्टेज की बीमारी बड़ी हुई स्टेज में पहुंच जाती है। तो कई बार जो हम लोग के पेशेंट्स आते हैं तो शुरुआती स्टेज में बहुत कम मरीज देखने को मिलते हैं। जब भी पेशेंट आते हैं तो बड़ी हुई स्टेज में ही आए हुए पेशेंट हमको दिखाते हैं कि जब वो या तो फूट के बाहर बीमारी आ जाती है, या जब बुरी तरह से कहता है कि आवाज़ बदल गई, तो वो घर वाले उनको लेकर आते हैं कि साहब कुछ समस्या तो पैदा नहीं होगी, ऐसा करके आप इलाज करो। तो इनिशियल स्टेज में तो बहुत कम पेशेंट हमको दिखाने को मिलते हैं। बहुत ही जो समझदार पेशेंट होते हैं वो शुरू में आ जाते हैं। हालांकि अवेयरनेस बढ़ रही है, बट फिर भी अभी इग्नोरेंस ज़्यादा है, लोग हमको लेट स्टेज में ही दिखाते हैं। जी, चर्चा की शुरुआत में आपने जिक्र किया था, जैसा कि बच्चे वाले केसेस को आपने बताया कि वो जीपी डॉक्टर पर कई महीनों तक दिखाता रहा, उसके बाद वो आया। तो ये भी अपने आप में लोगों को आमतौर पर शायद नहीं पता होगा कि हमें किस चिकित्सक को दिखाना है। कई बार ये भी लोग गलती करते हैं कि किस चिकित्सक के पास जाना चाहिए वो वहां नहीं जाते और दूसरे चिकित्सक को कई महीनों तक इलाज करवाते रहते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि अब ये खराब हालत में स्थिति आ चुकी है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अगर चिकित्सक को दिखाएं तो वो कैंसर के बहुत टिपिकल कार्डिनल सिम्टम्स रहते हैं, जिनको देख के अगर कुछ नहीं भी समझदार डॉक्टर है तो फिजूल में वो ना तो एंटीबायोटिक देगा, ना टाइम वेस्ट करेगा। वो बोलेगा आप तो जो टर्शरी सेंटर है या तो मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, या पर्टिकुलर उस क्षेत्र का जो मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको दिखा दें, जैसे कि उसका समय पर उचित इलाज हो जाए। तो वो बहुत जरूरी है। मतलब आप प्राइमरीली किससे आप दिखा रहे हैं, किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो उनको सही सलाह देके उचित जगह पहुंचा दे, जैसे कि उसका मतलब स्टेज ना बढ़ पाए और समय पे इलाज हो जाए। ये बहुत जरूरी है बेसिकली। तो जो अपने बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहते हैं, खासकर जो अपने सब मरीजों को शुरुआती स्टेज में देखते हैं, तो उनका ट्रेंड होना, उनका मतलब नॉलेजेबल होना कि इस चीज़ में ये भाई कैंसर का छाला लग रहा है, तुरंत आप ओपिनियन लो किसी डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, जिससे कि वो उसकी समय ना बढ़ जाए। पेशेंट समय बर्बाद होगा तो उसकी स्टेज बढ़ती है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो नुकसान बस एक ही होता है कि जो स्टेज 1 की बीमारी का इलाज रहता है उसमें रिजल्ट जितने अच्छे आते हैं, स्टेज 4 की बीमारी के रिजल्ट उतने थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर 5 साल का सर्वाइवल देखें तो स्टेज 1 में अगर 2% मरीजों में रिकरेंस होने की संभावना रहती है, वो स्टेज 4 में
करीब 20% मरीजों में रिकरेंस होने की संभावना आ जाती है। बिल्कुल। तो शुरुआती स्टेज में अगर इलाज करते हैं और उनको सही जगह पहुंचाया जाता है तो मरीज की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहती है। बिल्कुल। अभी इंदौर में हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई और बात की गई कि कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुलेंगे, कई यूनिवर्सिटीज वहां पर आएंगी। ऐसे में एक चिकित्सक के नाते आप क्या बदलाव देख रहे हैं? जैसा कि आप कैंसर सर्जन हैं, ग्वालियर आए हुए हैं, तो ग्वालियर और इंदौर में क्या बदलाव देखते हैं? क्या ग्वालियर डेवलप है मेडिकल के हिसाब से उतना, या अभी और यहां पर प्रयास की आवश्यकता है? और अगर हम बात करें विशेष रूप से कैंसर को लेकर के, तो आप किस तरीके से जो है तुलना करते हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली ग्वालियर में अभी डेवलप होने में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कैंसर के मामले में अगर कंपेयर करें तो इंदौर डेफिनेटली बहुत आगे है ग्वालियर की तुलना में। इंदौर में जैसे मैं बताया, कैंसर एक टीम वर्क है। कैंसर में अकेला ऑपरेशन करना ही पर्याप्त नहीं है। कैंसर में ऑपरेशन के बाद सिकाई, मतलब रेडिएशन की टीम, उसके बाद कीमोथेरेपी की टीम, तो ये सब मिलकर अपन एक साथ काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पेशेंट को मिलता है। तो हम जैसे मैं जो SRJ कैंसर अस्पताल में जो वहाँ काम कर रहा हूँ, CBCC कैंसर अस्पताल में, तो वहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम है। बेसिकली हमारी सर्जिकल टीम है, सर्जिकल रेडिएशन की टीम है, फिर कीमोथेरेपी की टीम है, वहाँ क्रिटिकल केयर का अच्छा ICU है, उसके बाद फिर वहाँ पे जो फ्लोर पे डॉक्टर्स यूनिट है वो सब ट्रेंड है। जो कैंसर के मरीजों के ऑपरेशन में जो जरूरी सहायताएं, हिदायतें होती हैं, वो सब वहाँ पर वो उनको मरीजों का देखभाल करते हैं। तो अकेला मैंने ऑपरेशन किया, मेरे ऑपरेशन के बाद पेशेंट को हम ICU में शिफ्ट करते हैं, तो ICU में शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ब्रदर्स, स्टाफ हैं, वो सब उनका पूरा देखभाल करते हैं। 1 से 2 दिन में हम मरीज को शिफ्ट करके वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर पूरा स्टाफ उनकी टेक केयर करता है। तो ये बेसिकली एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क मुझे लगता है कि इंदौर में ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू ग्वालियर के। हालांकि अभी वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई तरह के प्रपोजल्स आए हैं कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कैंसर बड़ा, मतलब करीब 250 बेड का अस्पताल बनाने वाले हैं। तो वो कब तक बनेगा, लेकिन हम जो अभी जहाँ SRJ CBCC में काम कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी एक छत के नीचे है। वहाँ पैट स्कैन की सुविधा भी है, वहाँ CT स्कैन, MRI भी है, वहाँ क्रिटिकल केयर का पैलिएटिव केयर का वार्ड भी है। तो कई मेरे जो एडवांस स्टेज में आते हैं, उनको लगता है कि उनको ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की और प्रॉपर केयर की, तो उसके लिए जो एक अलग से पैलिएटिव वार्ड होता है, ये भी वहाँ CBCC कैंसर अस्पताल में है। तो इसलिए नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, बाकी मरीज दूसरे अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे सिंपल IV लाइन और एंटीबायोटिक पे चलता रहता है उनका इलाज। स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कोई इलाज नहीं रहता इस तरह से। जैसा कि हम बात करें जो मुख्य शहर होते हैं, जैसे हम ग्वालियर की बात करें और इसके आसपास के जो इंटीरियर्स हैं, ऐसे इंदौर के आसपास के इंटीरियर की अगर हम बात करें, आमतौर पर छोटे शहरों और कस्बों में दिखाई देता है कि कोई डॉक्टर है, वो बोर्ड लगा देता है, भले उसकी वो स्पेशलिटी ना हो। कई बोर्ड ऐसे भी देखते हैं कि कैंसर सर्जन, छोटे छोटे शहरों में मरीजों को बुलाने के लिए लिख दिया जाता है। और ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है? वो बोर्डों को देख करके लोग चले भी जाते हैं, कई महीने इलाज कराते हैं। तो ऐसे कितने मरीज आपके पास आते होंगे इंदौर में, इंदौर के आसपास के, या हम गुना की बात करें, अशोकनगर की बात करें, और फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं, फिर वो बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं? ये सही बात है। बेसिकली ये सब चीज़ें बेसिकली इलिटरेसी या इग्नोरेंस की वजह से अपन बोल सकते हैं कि अपन जो गांव का सीधा साधा मरीज, सीधा साधा किसान, उसको जब तकलीफ होती है तो अपने आसपास के जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को दिखाता है, फिर वो उनको रेफर करता है। तो बेसिकली जैसे अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, जो अपना सिस्टम बना हुआ है हेल्थ सिस्टम, तो उसके हिसाब से अपन बात करें, कभी मतलब मैं सामान्य आदमी की भी बात करें, सामान्य भारतीय नागरिक की बात करें, अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ गड़बड़ संभावना लग रही है, कैंसर होने की संभावना लग रही है, तो सबसे अच्छा है कि वो मेडिकल कॉलेज जाए, उसके आसपास के एरिया के मेडिकल कॉलेज वहाँ पे इलाज करें। तो मेडिकल कॉलेज में आपको एक स्पेशलाइज सुविधा, स्पेशलाइज आइडिया में राय मिल जाएगी कि भाई आपको कैंसर नहीं है या कैंसर है। तो जो भी है वहाँ पे क्लियर हो जाए। अपन क्या है वो कि वहाँ पहले जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ से अपन किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ से घूमते रहते हैं शहर में, तो ये समय बढ़ता जाता है और तकलीफ बढ़ती है। ये सब जगह इंदौर के आसपास के पेरीफेरी में भी होता है, ग्वालियर में भी होगा, सभी जगह ये कॉमन है। बट मैं उन सब लोगों से यही बात बोलना चाहता हूँ, कभी कुछ ऐसा लगता है कि समस्या गंभीर लग रही है, गंभीर होती जा रही है, तो आप सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ पर दिखाएं। टर्शरी सेंटर रहते हैं अपने हेल्थ केयर के, वहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाएगी कि आपको वाकई में कैंसर है या आपको कैंसर नहीं है। बिल्कुल, तो समय बचेगा अपना। जी। जब आप मरीज का इलाज करते हैं, उसके परिवार के सदस्यों से आप मिलते होंगे, आमतौर पर आम परिवार आते हैं, किसान आते हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं, जरा उस एहसास को, उस वक्त को दर्शकों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी लोग सुनेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं वो एहसास हो कि अगर इस बीमारी की गिरफ्त में कोई आ गया तो किस स्थिति से परिवार गुजरता है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो। तो ऐसा कोई उदाहरण आप शेयर करना चाहें, या जिन परिवारों से आप मिलते हैं, आप तो प्रतिदिन जो है सर्जरी करते ही हैं। नहीं, ये बहुत सही सवाल पूछा गिरिराज जी आपने, कि जो मरीज कैंसर का आता है वो सिंगल पर्सन रहता है, बट वो अकेला वो सफ़र नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है कैंसर के
मरीज के साथ। अब कैंसर का मरीज जिसको खाने की नली में कैंसर हो गया, जीभ में कैंसर हो गया, वो खाना नहीं खा पा रहा, पानी नहीं पी पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पी पा रहा तो बाकी उसके सदस्य जो घर वाले हैं वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक उनका घर का छोटा छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा जिम्मेदार आदमी भी जब ऐसे मरीज साथ में होते हैं तो ना घर में कोई खाना खा पाता है प्रॉपरली, ना कोई इंजॉयमेंट वाली बात होती है, कुछ होती है। तो मैं ऐसे मरीजों से बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप उचित इलाज लें, समय पर इलाज लें, और आप ये मत समझें कि आप अकेले आप ही सफर कर रहे हैं, कि आपको कैंसर हुआ तो आप ही को दर्द हो रहा है, आप ही को खाना खाने में तकलीफ हो रही है, आप ही को बोलने में तकलीफ हो रही है, आपकी पूरी फैमिली सफर करती है। और इस सफरिंग को कम करने का तरीका यही है कि गुटखे तंबाकू से हमेशा दूर रहें, उचित और समय पर इलाज लें, कि जो भी इलाज आपका होना है, जो भी आपके मेडिकल कॉलेज के या आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बोला कि आपको ये इलाज लेना चाहिए, वो इलाज लें। बजाय ये नहीं कि भाई हमारे फलाने रिश्तेदार ने बोला था कि तुमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन कराया तो तुमका ऑपरेशन बिगड़ गया, या आपको सिकाई नहीं करना चाहिए, आपकी सिकाई लिया तो उन्हें बिगड़ गया। ऐसा कुछ, हर मरीज की बीमारी अलग होती है और हर कैंसर का इलाज बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है, मरीज के आधार पर किया जाता है, ना कि ये कि हमको ये नहीं कराना साहब, उनका ऐसा हुआ था तो उनका बिगड़ गया था। तो अपन को जो सफरिंग है अपनी फैमिली की वो सोचना चाहिए। और ये बहुत सही बात है, मतलब कि अकेला मरीज सफर नहीं करता, पूरी फैमिली सफर करती है उस मरीज के साथ में। बिल्कुल। जैसा कि आप मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं और इंदौर में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा कभी आपके मन में विचार आता हो कि ग्वालियर के लिए भी आप कुछ करें? क्योंकि लोग इंदौर की तरफ भागते हैं जब स्थिति बिगड़ती है, इंदौर जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो ऐसे में आपके मन में कभी विचार कि ग्वालियर आप अपनी सेवाएं दें, भले महीने में 2 महीने में, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा हो? ये आपने अच्छा सवाल किया। बेसिकली अभी फिलहाल हम लोगों ने जो SRJ CBCC कैंसर अस्पताल है, तो हर महीने के दूसरे शनिवार को मैं ग्वालियर आया करूंगा। यहाँ पे कैंसर मरीजों को अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देके और उनको उचित राय दी जाएगी, मतलब कि इनको कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो आगे उसका उचित इलाज क्या होगा। तो ये सब के लिए मैं हर महीने के दूसरे शनिवार को यहाँ अवेलेबल रहूंगा। माधव डिस्पेंसरी के सामने एक चैम्बर है, वहाँ पे इस तरह से। संक्षिप्त में चलते चलते दर्शकों को आप कैंसर से संबंधित कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? कैंसर के लिए टेक होम मैसेज यही है कि जो युवा वर्ग है आज का, वो तंबाकू, सुपारी, गुटखे से दूर रहे। ये जो भी है, मतलब ये जो लत है, ये जो आदत है, ये गंदी है। अपने भविष्य पे ध्यान दें, वो ज़्यादा आपके लिए कामगार सिद्ध होगा। ये 2-2 रुपए 4-4 रुपए में जो अपना गुटखे तंबाकू के पाउच मिल रहे हैं, ये जहर है डेफिनेटली, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। ये वो तंबाकू नहीं है जो पुराने जमाने में लोग खाया करते थे, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये केमिकल प्रोडक्ट्स आपको कैंसर की ओर ही अग्रसित कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे हमेशा दूर रहें जितना हो सके, इसकी लत ना लगाएं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नितिन तोमर जी, जो कि हेड नेक एंड कैंसर सर्जन हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई लक्षण आपको ऐसा लगता है, कोई छाला हो जाए, तो उसे हल्के में न लगे, तो छोटा सा छाला है, क्योंकि वो आपकी मुसीबत बन सकता है। अगर आपकी आवाज में बदलाव हो रहा है तो आप चिकित्सक से परामर्श लें और वो भी एक सही विशेषज्ञ के पास आप समय पर पहुंचे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। अगर आप आलस करेंगे या किसी ऐसे ही विशेषज्ञ को दिखा लेंगे या मेडिकल वाले से सलाह ले लेंगे, तो वो सलाह तो आप ले लेंगे, लेकिन वो आपको एक मुसीबत के भंवर में फंसा सकती है। तो दर्शकों, आपको हमारे इस कार्यक्रम से यकीनन फायदा हुआ होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर नितिन तोमर जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।